राय सर, हमने दिन में भी बात की थी और मैं पुनः आपसे पूछूंगा, मेरी ये नेशनल डिबेट का समय है और हम लोग लाइव हैं। गुजरात में ऐसा कौन सा राजनीतिक तूफान आ गया था जो बिहार जैसे एक अहम चुनाव, जहां बहुत फंसा फंसा है चुनाव, जहां बीजेपी संकट में है, एनडीए में कुनबे में झगड़े हैं, लड़ाई है, भूपेंद्र जो आपके पटेल हैं उनके जो पूरी के पूरी सरकार को नए सिरे से गठित किया गया, करना पड़ा। निहितार्थ जानना चाहता है देश की, निहितार्थ क्या है एक चीज, और दूसरा जो ये भी निकला है कि जो बना है वहां उसमें मोदी और शाह को कहीं समझौते करने पड़े हैं, और चाहे वो खुद अमित शाह हो या आनंदीबेन पटेल हो, मतलब सब, और सीआर पाटिल के वो जो उनके एक दाहिने हाथ को डिप्टी सीएम जैसा पद मिल जाना, सब पर आपका एक, और उनको प्रमोशन है। राय आपकी, टिप्पणी आपकी। देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर से बहुत सारी मुश्किलें थी और एक टकराव जो है वो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बहुत समय से था। सौराष्ट्र के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो ये मानकर चल रहे थे कि हमें अवॉइड किया जा रहा है, या हमें जो मान सम्मान पार्टी के भीतर मिलना चाहिए सौराष्ट्र रीजन को, ये कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा। उसके बीच में विसावदर का बाई इलेक्शन हुआ और आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जो है वो पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की लगा देने के बाद भी 16-17 हजार वोट से वहां से विजयी हो गए। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जो है वो पांचवें गियर में अपनी गाड़ी डाल के हर रोज किसी न किसी मुद्दे, वो किसानों का मुद्दा हो, रास्तों का मुद्दा हो, नागरिक सुविधा के मुद्दे हो, वो जो है वो सड़क पर आ गए। बहुत सारे उनके नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, फिर वो बाहर निकले, फिर जो है फिर से आंदोलन किए। ऐसा ही हुआ ट्राइबल बेल्ट में चैतर वसावा के माध्यम से, उनको भी 2-3 महीने के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया गया एक छोटे से घटना के कारण। लेकिन वो जब बाहर आए तो बहुत बड़ा जन समर्थन उनके साथ जुड़ा। तो सौराष्ट्र और ट्राइबल बेल्ट की राजनीति जो है वो बदलती गई। उसके साथ साथ ये लग रहा था कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी बन रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भीतर के ही कोई नेता है जो इन लोगों को मदद कर रहे हैं। यहाँ का जो उमियाधाम खोडलधाम जो पाटीदार पावर का सेंटर है, वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की राजनीति जो है उसको बैकअप दे रहे थे। तो ये सारी स्थिति को चलते संगठन और सरकार दोनों में तब्दीलियां करनी ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी। उसके चलते पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया और अब जो सरकार के सारे मंत्रिमंडल को जो है एक ड्रामा किया गया कि पूरे मंत्री जो है वो रिजाइन कर देंगे, जिसमें 6 लोगों को तो उन्होंने यहाँ पर रिपीट किया है। लेकिन जो मंत्री परिषद नया बना है वो बनने के बाद जो बड़े कैनवास पर दिख रहा है उसमें यह दिख रहा है कि अमित शाह का 6 महीने तक 20 बार गुजरात में आना और गुजरात के सरकार और संगठन पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश करना, ये सब जो है वो फेल हो गया है। हर्ष संघवी साहब जिसने आपने उल्लेख किया, उनको डेप्यूटी सीएम बना जबकि जरूरत ही नहीं थी ये पद की। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार डेप्यूटी सीएम बनाए नितिन पटेल को, तब जबकि जो फ्रेशर थे विजय रूपाणी उनको सीएम बनाया, जबकि सबसे बड़े दावेदार नितिन पटेल थे। तो पाटीदार समुदाय जो है वो नाराज न हो उसके लिए, उनके सम्मान के लिए उनको डेप्यूटी सीएम बनाया एक पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण। दूसरी बार भूपेंद्र पटेल की सरकार के अंदर भी उनकी दावेदारी थी चीफ मिनिस्टर की, लेकिन उनको नहीं दिया गया तो उनको डेप्यूटी सीएम वहां पर बना दिया गया। ये 2 बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नितिन पटेल का सम्मान करने के लिए उनको डेप्यूटी सीएम बनाया था। अब तो जो है 162 का मैंडेट है उनके पास, कोई ऐसे पॉलिटिकल मजबूरी नहीं थी। लेकिन सीआर पाटिल ने जाते जाते यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, दिल्ली अब जल संसाधन मंत्री बन गए हैं, यहाँ प्रदेश प्रमुख पद छोड़ दिया है, जाते जाते ये संकेत दे दिए कि पहले सुपर सीएम की तरह से सीआर पाटिल जो है वो सरकार को चलाते थे, अब उनके जो प्रतिनिधि के रूप में हर्ष संघवी साहब चलाएंगे। उसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल जो है अभी भी सीआर पाटिल के पास रहा सरकार का। दूसरी जो घटना घटी है जिसमें जयेश रादड़िया जो सौराष्ट्र से आते हैं, उनका प्री लॉन्चिंग अमित शाह ने किया, बहुत बड़ा सम्मेलन किया, उनकी पीठ थपथपाई, उनकी बहुत तारीफ की और एक मैसेज ये गया कि सौराष्ट्र के पाटीदार नेता के रूप में जयेश रादड़िया को अमित शाह लॉन्च कर रहे हैं। उसको मंत्रिमंडल के अंदर
स्थान नहीं मिला। तीसरी घटना ये हुई कि अहमदाबाद और उत्तर गुजरात पूरा आप बेल्ट देख दो तो जहां से लगभग 54 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां अहमदाबाद में सीएम को छोड़ दो तो सिर्फ एक दर्शना वाघेला को मंत्रिपरिषद में स्थान मिला। जबकि अहमदाबाद शहर का पश्चिमी जो एरिया है उसमें वो खुद सांसद है अमित शाह, पश्चिमी एरिया से ही भूपेंद्र पटेल जो है वो सीएम है। तो बाकी का जो अहमदाबाद का इलाका था उसके अंदर से कोई मंत्रिपरिषद में आएंगे, उसमें एक अमित ठाकर का नाम चल रहा था जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, उनका नाम भी यहाँ पर नहीं आया। पूरे उत्तर गुजरात के अंदर एक ऋषिकेश पटेल जो पहले भी थे मंत्री, जो अमित शाह के करीबी माने जाते, उनके अलावा एक भी मंत्री जो है वहां से भी जो है वो नहीं आया। तो जो पूरा मंत्रिमंडल अभी बना है वो बहुत सारी मजबूरियों से बना हुआ ऐसा लग रहा है। आनंदीबेन पटेल अमित शाह के ग्रुप को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों को बाहर रखा गया है और कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी ग्रुप में नहीं है, ऐसे लोगों को मंत्रिपरिषद में ला लिया गया है। तो ये इससे पहले नहीं हुआ था। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 एससी एसटी और ओबी समुदाय से मंत्रिपरिषद में आए हैं, जहां पाटीदार पावर जिसको पटेल पॉलिटिक्स कहते थे वो भारतीय जनता पार्टी पर हावी था, उसमें 15 लोगों को एससी एसटी और ओबीसी समुदाय से लिया गया है। तो ये भी एक पॉलिटिकल कंपल्सन, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हमारी जाति सिर्फ गरीब की जाति है, हम किसी को भी 1% जिसका वोट नहीं है उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भी नतीजा ले लेते हैं, हम जैन समुदाय के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाकर भी गुजरात में जीतते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने ये जातिगत समीकरण जो है वो सोशल इंजीनियरिंग करने का काम किया है। तो ये भी एक पॉलिटिकल कंपल्सन गुजरात की राजनीति के अंदर उनको स्वीकारना पड़ा। ये दर्शा रहा है कि सारी चीजें ठीक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सौराष्ट्र और मध्य गुजरात से आम आदमी पार्टी बहुत तगड़ा जो है वो चैलेंज दे रही है, उनकी नींद हराम करके रखी हुई है। हर रोज जिस प्रकार से वो लोग लड़ रहे हैं। दूसरा जो एरिया है उसके अंदर अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रेशर में अब कांग्रेस भी बाहर निकलना शुरू किया है, जो पहले नहीं होता था। पहले होता था राहुल गांधी आते, कांग्रेस दिखती, राहुल गांधी चले गए। राहुल गांधी लगाए उन्हें घोड़े, वो कहे थे 2 घोड़े रेस का घोड़ा वो किया, लेकिन संगठन में कोई तब्दीलियां नहीं हुई। देखिए, खड़गे साहब भी आके बोल गए कि बहुत सारे जिला परिषद के लोग जो है वो नकारा है, वो ये नहीं चलेगा, 90 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी जैसे सक्रिय हुई तो उसका प्रेशर कांग्रेस पर आना स्वाभाविक था। तो अब कांग्रेस भी जो है पिछले 10-15 दिनों से अलग अलग मुद्दों से सड़क पर आ रही है। देखिए, विपक्ष जब सड़क पर आएगा तो एंटी इनकम्बेंसी जो है सरकार के प्रति बनेगी। सरकार के भीतर और संगठन के भीतर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी चीजें जो है ठीक नहीं है, तो उससे भी एक चैलेंज बना हुआ है। ये सारी चीजों को देखते हुए ये काम किया गया, लेकिन कोई ऐसा चमत्कारिक चेहरे कोई किसी समुदाय के हो या कोई बड़ा चेहरा हो जो ये सारी चीजों को ठीक कर देगा, ऐसे इस मंत्रिपरिषद में दिख नहीं रहे हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने टिक कर दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। एक चीज और जोड़ दीजिएगा, एक छोटी सी चीज और चाहूंगा कि जो कहलाता है गुजरात का संघ मुख्यालय राजकोट, किस्सा एक हुआ था, हम लोगों ने उस पर बात की थी कि उस राजकोट को भी कहीं जो है इग्नोर किया गया, और वो घटनाक्रम कि प्रधानमंत्री जी के वहां जो नए अध्यक्ष के स्वागत में लगे सारे के सारे पोस्टरों पे कालिक पोतना, क्या क्या इसको लेकर क्या आप रीडिंग है आपकी? देखिए, सौराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट से 9 लोगों को मंत्रिपरिषद में लिया गया, हर डिस्ट्रिक्ट से लिया गया, राजकोट और जूनागढ़ को छोड़ दिया गया। राजकोट के अंदर सबसे पहले जब विधायक बने नरेंद्र भाई मोदी तो वह राजकोट से चुनाव लड़े थे। वजूभाई वाला जो अभी गवर्नर थे वो राजकोट से थे। विजय भाई रूपाणी जो सीएम थे वो राजकोट थे। राजकोट यहाँ का नागपुर माना जाता है, संघ से सबसे ज्यादा लोग जो है वो राजकोट में है। वहां हमारे नए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है उनके अभिवादन समारोह का कार्यक्रम था और किसी ने नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर काली पोत दी। वो राजकोट को जो है वो मंत्रिपरिषद से बाहर रखा दिया गया। दूसरा जो हुआ वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जहां पर आम आदमी पार्टी ने अभी विसावदर जीता है, उसको जो है वो यहां से बाहर रखा है। तो सौराष्ट्र के अंदर 9 मंत्री तो दे दिए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दिए जिससे परिस्थिति पहले थी उससे जो है वो बिगड़ेगी।
बहुत सारे ऐसे नए चेहरे जो है उनको बना दिया गया है मंत्री परिषद के अंदर, कि जो फिर से वो जो बात चल रही थी कि यहाँ आईएएस आईपीएस लॉबी ही सारा काम कर रही है, सारी सरकार चला रही है, उसमें बहुत कुछ बदलेगा ऐसा दिख नहीं रहा है। तो एक ऐसा काम जो हर 4 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी करती थी, वो 2.5 साल के बाद किया है, लेकिन उसके जो रिएक्शन अभी मिल रहे हैं धीरे धीरे बीजेपी के भीतर से और बाहर से, उसमें लग ये रहा है कि ये कोई काम नहीं आएगा इन लोगों के। जो समस्याएं थी संगठन के भीतर और सरकार के भीतर, जो खिंचाव था संगठन और सरकार के भीतर, जो तालमेल नहीं थी, जिसकी कंप्लेंट्स बहुत सारे विधायक कर रहे थे, इसमें बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात के अंदर सीआर पाटिल ने एक बात को तय कर लिया है कि अब गुजरात जो है दिल्ली से 2 लोग तय करते थे ऐसा नहीं है, अब तीसरी पार्टी भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गई है। और देखो ये राजनीति है, राजनीति में सिर्फ गुरुओं को बदला नहीं जाता, चेले को भी बदल दिया जाता है। तो अच्छे मैनेजर की तरह से अमित शाह को जिस तरह से ऑपरेट करने के लिए गुजरात में भेजा जाता था, उनसे अच्छे मैनेजर सीआर पाटिल अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो स्थिति है आरएसएस में, इसमें इसको क्या देखना, एक लाइन बस छोटी सी आप करिए कंप्लीट, एक मैं अनिल जी के पास जाता हूं, बाकी एक टिप्पणी सभी से पहले देखिए हुआ ये है कि सारी चीजों को बैलेंस करने के अंदर ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई स्टेक लग रहा है, ना अमित शाह का लग रहा है, ना आनंदीबेन का लग रहा है। ये 2-3 जो चीजें हैं उसमें सीआर पाटिल का प्रभाव जो है थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाकी सारी चीजें हैं वो अमित शाह नरेंद्र मोदी ने बैठकर तय कर दी होगी। लेकिन अभी जो हुआ है उसके अंदर एक बात तय है कि जो देरी लगी है उसमें पार्टी प्रेसिडेंट के लिए और ये मंत्रिपरिषद के बदलाव के लिए, जो बहुत 2-3 महीनों से इसकी चर्चा हो रही थी, उसमें हो सकता है कि आरएसएस की कुछ ना कुछ भूमिका हो, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि आरएसएस के जुड़े हुए बहुत सारे लोग मंत्रिपरिषद के अंदर हो। शायद मुझे तो एक भी नाम नहीं लग रहा कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्लेटफॉर्म से राजनीति में आए हो और उसको मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया हो। एक एमएलए है कांति भाई अमृतिया, जो केशुभाई पटेल की सरकार में भी विधायक थे, उनको यहाँ पर मंत्री बना दिया गया है। उसके अलावा कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि किसी एक व्यक्ति की या संगठन की यहाँ पर चली हो। राइट, बिल्कुल। अनिल सर, ये जो गुजरात में जो मैं डिकोड करवाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी कौन सा तूफान आया है कि आपको सारा कुछ छोड़ के, और जैसा अभी कहा राजेश जी ने भी कि 22 बल्कि 24 क्या ज्यादा महीना, 2 साल से कुछ ज्यादा वक्त है वहां, चुनाव 2027 में दिसंबर तक सरकार बननी है, 27। तो ये और फिर ये सारी चीजें जो निकल रही कि वहां शाह के लोगों का पीछे हो जाना, मोदी जी का समझौते करना, वहां शायद एक ये भी हुआ है कि उन्होंने जो है जो बागियों को तरजीह नहीं दी है लेकिन दागियों को दी है। मैं राजेश से पूछना भूल गया था, मैं अगले एक मंत्री है पुरुषोत्तम सोलंकी साहब, जो पिछले 2-3 साल से व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं, वो अपने आप खड़े भी नहीं हो पाते। कैबिनेट के अंदर भी वो उनको ले जाया जाता है, हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम, लेकिन ये पॉलिटिकल मजबूरी उनकी है कि उनको हटाकर उनका विकल्प तैयार नहीं कर पाई पार्टी, तो उनको जो है मंत्री परिषद में रिपीट किया। 25 साल से वो मंत्री है, उसमें अभी तो स्थिति ऐसी है कि वो खुद अपने आप खड़े नहीं हो पाते, लेकिन उनको हटाने से जो है वो कोली पटेल समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो जाएगा और कोई उनका विकल्प खड़ा नहीं कर पाई पार्टी। तो अभी है, देखिए ये 2022 का कुर्ता है, मैंने पहना, मैंने नहीं बदला, क्योंकि उसका कापड़ भी अच्छा है, उसका कलर भी अच्छा है। अगर मैंने सस्ता वाला ले लिया होता तो मुझे बदलना पड़ता। तो आप बदलते हो तो ये स्वीकार करते हो कि आपने पहले जिन लोगों का चयन किया था उस चयन में आप विफल हो गए, आपके ही चुने हुए लोग आप कह रहे हो कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो वो आपकी विफलता है। बिल्कुल।